force. Pay attention, everyone. What is force? Any push or pull is defined as a force. Everyone knows this. Second, आप लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सीखा. फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स first law is also called Law of inertia. Galileo's law of inertia. yes. So law of inertia Galileo ने नाम दिया था ना? Now, what is this? Everybody, quick. Everybody tends to stay in a state of rest or tends state to of resist uniform linear motion until an external force is applied on it. To resist the change external unbalanced force. So everybody anybody tries to continue in its original state of motion, when I say original state of motion, this much English you can understand that it can be of rest or motion, whatever. Original state of motion can be rest also, it can be moving also. Original state of motion. So I don't even need to mention rest or motion. In its original state of motion, until acted upon by a external unbalanced force. yes, upon by an external, because it is important, I'm making you right, I'm doing the hard work. External unbalanced force. Yes, correct. This is first law of inertia. First law or law of inertia. दोनों नाम है. Now, this inertia thing, is there any mathematical representation of inertia? देखिए, फीलिंग तो समझ लेते हैं. मैंने कार को सडनली रेस्ट में थी, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने अचानक एक्सेलरेटर प्रेस किया, आई टेंड टू फॉल बैक. There is a car which is moving, there is a train which is moving, अचानक से ब्रेक लगे, I tend to fall ahead. All this, all of you can explain? yes. अब उसका मैकेनिज्म समझ लीजिए. कभी कभी क्या होता है, बच्चों ने रट रखा होता है, बट उसको समझना बड़ा जरूरी है. और मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा उस पे बेस्ड. सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस. इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ कार, ये मेरी हाईटेक कार है, फ्यूचरिस्टिक कार है, जस्ट हॉप ऑन टू इट. खड़े रहो, खड़े होना हेल्थ के लिए बेटर है. नाउ this car is at rest, the man is also at rest. Man, car, 0 are their speeds. Now all of a sudden I start the engine and the car starts moving. We tend to feel कि हम पीछे गिर रहे हैं. क्या हम पीछे गिरते हैं या हमें ऐसे फील होता है? हमें फील होता है. फील होता है ड्यू टू. अब उसका मैकेनिज्म समझिए. मैकेनिज्म क्या है कि कार जब चलने लगी तो कार ने मूव करना शुरू कर दिया, और हमारी बॉडी ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट में ही रहना चाहती है. हमारे में तो कोई इंजन लगा नहीं है. अब मजबूरी में हमारे पैर कार को टच कर रहे हैं जहां पे फ्रिक्शन फोर्स है. अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता, कार की सरफेस फ्रिक्शनलेस होती, तो कार नीचे से निकल जाती और हम वहीं खड़े रह जाते और हमें पता भी नहीं चलता. आर यू क्लियर? नाउ अब क्योंकि फ्रिक्शन है मेरे पैरों के बीच में और कार के बीच में, तो कार जब चलने लगेगी v स्पीड से, तो मेरे पैर भी कार के साथ फ्रिक्शन की वजह से v स्पीड से आगे चलेंगे. तो मुझे लगेगा कोई मेरे पैरों को आगे खींच रहा है. मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और कोई मेरे पैरों को आगे खींच ले, तो क्या होगा? मैं पीछे गिरूंगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ उल्टा करते हैं. अब एक कार को लेता है और कार मूव कर रही है, और कार पे एक इंसान खड़ा है. अब कार मूव कर रही है v0 से, और सडन ब्रेक्स लगाए जाएंगे, रोका जाएगा.
अगर ये आदमी इसके ऊपर खड़ा है, उसकी वेलोसिटी भी वी नॉट है, दोनों की सेम वेलोसिटी है शुरू में। अब अचानक से ब्रेक लगाए गए। अब ब्रेक लगाने पे क्या हुआ, कार रुकनी शुरू हुई। कार रुकनी शुरू हुई तो जो कार के पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो हुई। मान लीजिए मैंने सडन ब्रेक्स लगाए तो अचानक से इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। वेलोसिटी जीरो हुई तो मेरे पैर जो हैं रुक गए, कार के ऊपर है, फ्रिक्शन की वजह से। वो तो कार के साथ ही मूव कर रहे थे, बट माई बॉडी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद दिस। पैर मेरे रुक गए हैं बिकॉज ऑफ कार की डिसेलरेशन, कार के ब्रेक लग गए हैं, कार की वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रही है। सो पैर रुक गए हैं। पैर रुक गए हैं मतलब फ्रिक्शन की वजह से कि मुझे लगेगा कि कोई मेरे पैरों को इधर खींच रहा है। भाई, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको लगेगा आप आगे की तरफ गिर रहे हैं। दिस इज हाउ यू फील। यहां तक सबको समझ में आता है, पहले से पता होगा, सुना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, not too out of the way, not too difficult, but within this range of understanding. Let me see how many of you can answer that clearly. Sir, Suppose, एक मिनट बेटा, हाँ पूछ लीजिए भाई, डाउट पूछ लीजिए। सर तो फ्रिक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया है। हाँ, फ्रिक्शन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया है, डिफाइनिंग फीचर है वो इनर्शिया के लिए। डिफाइंड फीचर नहीं है, इट इज अ नेसेसरी इविल। एक्चुअली फ्रिक्शन के बारे में अगर कुछ एक लाइन पॉपुलर है वो है, इट इज अ नेसेसरी इविल, इट एग्जिस्ट्स, इट इज नीडेड, बट वो नुकसान भी करता है और उसी से काम भी होता है। तो वो डिफाइंड फीचर बोलूं या नहीं बोलूं ये नहीं कह सकता। लॉ ऑफ इनर्शिया से उसका लिंक तो है कि भाई इनर्शिया में वो मतलब अफेक्ट डाल रहा है, बट इनर्शिया इज इन इटसेल्फ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अभी दिखाता हूं, आता हूं, इनर्शिया को क्वांटिफाई करेंगे, मैथमेटिकल वैल्यू देंगे, अभी आते हैं उस पर। उससे पहले कुछ इसी से रिलेटेड, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड इंटरेस्टिंग सा मैं पूछना चाहता हूं। आई एम इन अ ट्रेन, ट्रेन चल रही है, स्टेशन आ गया है और ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई है लेकिन वो चल रही है आगे की तरफ। ये ट्रेन का गेट है। अब मेरे सामने दो ऑप्शन है, मैं अपना फेस इधर रखूं उतरते हुए या इधर रखूं अपना फेस उतरते हुए, विच इज वन या टू, विच इज बेटर? One. Sir, one. One. He would fall backwards into. या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन करना है आपको। सर आप backwards गिर जाओगे 2 पे यस क्योंकि velocity towards. यस यस, उतरते हुए हमें अपना फेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन रखना चाहिए। रीजन क्या है? अगेन इनर्शिया इज द रीजन। जब हम उतरेंगे तो जब तक हम ट्रेन के ऊपर खड़े हुए हैं हमारी भी स्पीड कितनी है? वी नॉट ही है, चाहे वो स्लो हो गई है बट ट्रेन जितनी स्पीड है। अब जैसे ही हम जमीन पे पैर रखेंगे तो जमीन के पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है? जमीन की क्या है? जीरो। तो Zero. हमारे पैर ऑल ऑफ अ सडन रेस्ट में आएंगे और हमारी बॉडी आगे चलना चाहेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमारा फेस इधर है तो हम रन करके कवर कर लेंगे, उस इनर्शिया को धीरे धीरे कम करेंगे। इसलिए जब भी ट्रेन इधर चल रही है तो आप इधर ही मुंह करके उतरना चाहिए, दिस इज एडवाइजेबल। चलती ट्रेन से तो उतरना ही नहीं चाहिए, बट अगर ट्रेन बहुत स्लो हो गई है तो आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए, पीछे की तरफ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी सर मोमेंटम के हुआ, बल गिर जाएंगे। हाँ सर के बल गिर जाएंगे। करेक्ट, ये आपको समझ में आया? इनर्शिया का कोई और ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर क्विकली आप मुझे दे सकते हैं रियल लाइफ में। मैंने एक बहुत ही लेमैन अनपढ़ आदमी को इनर्शिया का फायदा उठाते हुए देखा। ट्रक के ड्राइवर को, उसके पास एक ट्रक में ना बहुत सारा माल भरा हुआ था, लकड़ी के फट्टे थे बहुत सारे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ये फट्टे भरे हुए थे बहुत लंबे लंबे, वुड के प्लैंक्स ऐसे, ये। और ये ट्रक ऐसे था, यहाँ ड्राइवर और ऐसे जा रहा था। नो, अब ये ट्रक वाला जो है इसने क्या दिमाग लगाया लॉ ऑफ इनर्शिया का फायदा उठाने के लिए, उसे ये उतारने थे। तो पता है उसने क्या किया? ट्रक को बैकवर्ड गियर में डाला, ऐसे चलाया और यहाँ पे ना कुछ पत्थर रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे यहाँ पे। जैसे ही टायर्स ने पत्थरों को हिट किया तो ट्रक की वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन जीरो हुई और ये फट्टे जो मूव कर रहे थे ट्रक की स्पीड से सारे बाहर निकल के गिर गए। और ये मैंने रियल लाइफ में होते हुए देखा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का फायदा भी उठाया जा सकता है एंड वी यूज इट।
अच्छा तो पीछे मुड़ते हुए सिर्फ ब्रेक भी लगा देंगे तो भी ऐसा सेम होगा ना? अगर अचानक से ब्रेक लगा देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ब्रेक लगाने से शायद पीछे के पहियों पे होता है ना पूरा घूमना घूमना, तो वो उठ सकता है पीछे की तरफ। तो ये थोड़ा सा, हाँ वो भी एक तरीका है। एक बच्चे ने ये भी सजेशन दिया कि आगे एक्सेलरेट कर दो अचानक जीरो वेलोसिटी से, बट आगे एक्सेलरेट करने से ना, हाँ, बाहर से एक्सेलरेशन गिर जाएगा। सडन नहीं होगी, ये एकदम सडन रुका पत्थर से। ये तो श्योर, इसमें ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक ऐसा तो करते हैं कि थोड़ी दूर ले जाके रोकेंगे, दिस इज लाइक एकदम सडन। ठीक है, अच्छा एनीवेज चलिए ये बट सब इधर तो laws- टिल्टिंग भी होगा ना, मतलब दोनों हाँ, डायरेक्शन में गिरेगा। थोड़ा सा उसने टिल्ट भी कर रखा था, ट्रक में वो भी था, एंगल भी था। एनीवेज नाउ अब हमारे आगे, वी आर ऑन अ चैप्टर कॉल्ड फोर्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहले स्टडी कर रहे थे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के लिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इनर्शिया की जब बात कर रहे हैं तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। दिस हैज टू बी रिटन डाउन बाय ऑल ऑफ यू। एंड लीनियर मोमेंटम is a degree of measure of inertia. Is a measure of inertia. Linear momentum is a measure of inertia. एक mathematical term हमने define कर ली, and it has a physical significance. और इसका meaning है, और अभी उसे करेंगे हम। ध्यान से देखिए, तो हमने linear momentum define किया, and linear momentum is product of mass of a body into velocity of a body. Correct? यहां तक हम पहुंच गए। नो, कैन एनीवन टेल मी न्यूटन सेकंड लॉ? तो इसको हम अभी और एक्सप्लोर करेंगे तीनों पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की डेफिनेशन बता दूं बस। फर्स्ट सेकंड लॉ थर्ड तीनों। Rate of change of momentum. Force applied is directly directly proportional to the rate of change of momentum. लवली। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज नॉट F इज इक्वल टू ma। बहुत सारे बच्चे ये डेफिनेशन बताते हैं F इज इक्वल टू ma, वो करेक्ट नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ इज Force एक्सटर्नल is directly proportional to the rate of change of momentum. Directly proportional to force. mv minus What is F change is in equal to ma is derived from the second law. F is equal to ma is a particular case, is a sub case of second Sir, law. when the constant is equal to 1. नहीं, not the constant. Please pay attention. When mass is constant. When mass is constant. So Newton's second law is this. Please write it down. Words में लिखता हूँ. Newton's second law is, the perfect definition is external force acting on a system. External force acting on a system. ये जो key definitions है ना, ये please note down. हाँ, they will help you forever. आगे तक. External force acting on a system is defined as the rate of change of momentum of the system. Rate of change of the momentum of a system, of the system. Please note it down very carefully. Every word will count. Every word will matter. So when I'm making you write a definition, I'm not making you write a run-of-the-mill definition. So please be attentive, note it down, and now we will enter interesting zone. Yes. इसमें आगे ये भी होता है ना, the change is in the direction of the force. We are coming to that. Yes, we are coming to that. We will come to that. पहले आप इसी को अच्छे से समझें। इसी में कुछ चमकाना है, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। I am assuming you have noted it down. Have you? एक मिनट सर. If you have. Okay. Now just pay attention. This is
an important part. External force acting on a system will be equal to, this is Newton's second law, rate of change of momentum of the system, which is momentum is P, d by dt of P. The rate at which momentum is changing. This will be equal to d by dt. ये calculus में आप सीखेंगे आगे. अभी आप बस समझ लीजिए. mv. Momentum was mv. Now, there is a thing called product rule. Product rule is m is constant into dv by dt plus v is kept constant into dm by dt. This is called product rule. This is how you calculate this d by dt. And this is external force. Now, please pay attention here. This is the correct definition of Newton's second law mathematically. Newton's second law. This is the perfect definition. Nothing else. Sir, could you Now, tell what is T? in this, m is the Yes, mass, is delta, no? v is No derivative. dv by dt is acceleration. So I can write this is equal to mass into acceleration plus velocity into dm by dt, where dm by dt is the rate of change of mass. That will be This constant. is- No? If mass is constant, but it is not Then we necessary, get force is equal to ma. then only F is equal to ma. But for a rocket motion Rocket, yeah. or any variable mass system, it is not just rocket. एक जो पानी का आपका टैंकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, जो सुबह सुबह म्युनिसिपल ट्रक लेके आता है. If I open its pipe and उसका पाइप से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो is the mass of the truck varying or not? Changing? Yeah. So for variable mass, you cannot apply F is equal to ma. For variable mass, this is the equation which will apply always. This equation. But if a condition है, assumption है, if mass is constant, if mass of a body is constant, या mass of a system is constant, only then this term will be what? Zero. It will Yeah. not change. If it will be zero, then F external will be equal to ma. And when you say F is equal to ma, this is a particular case of the Newton's second law. And that case is only if mass is constant. Then you say F is equal to ma, otherwise not. All of you are supposed to have this clarity about Newton's second law or the definition of force. So when we are talking about force is not just a push or pull. Force की पूरी clarity आपको होनी चाहिए. You should know force is defined as mathematically as rate of change of momentum of a system. That's it. That is the correct definition. What is Mathematically, force is defined as rate of change of momentum of a system. Sir, D is And F- delta, right? Pardon? Sir, D is delta. Yes, D is delta. Delta is change in that. And सर F अगर is- किसी बॉडी से एक कांस्टेंट रेट पर मास निकल रहा है, समझो आपने वही जो टैंकर वाला एग्जांपल लिया, तो फिर उसमें- ये इक्वेशन लगाएंगे और इससे सॉल्व हाँ। करेंगे, और ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे 11th 12th में, लेटर स्टेजेस में. अगर किसी भी हाँ। बॉडी से मास, जैसे आप दिवाली पे जो वो फोड़ते हैं ना रॉकेट, हाँ, हाँ, तो उस पे उससे फ्यूल निकलता रहता है, वो जैसे ऊपर जाता है तो मास इज डिक्रीजिंग, हाँ उसमें से निकलता जा रहा है ना फ्यूल उसका हाँ। through. और वो तो वी विल हैव टू अप्लाई वेरिएबल मास इक्वेशन देयर, वी कैन नॉट जस्ट से एफ इज इक्वल टू एम देयर. हाँ। और उसी वाप- फोर्स की वजह से, प्रोपल्शन की वजह से ही वो ऊपर जा पा रहा है, वरना उसके अंदर कोई इंजन थोड़ी है. हाँ, थर्ड लॉ उसमें फिर वो वाला सर ये तो बहुत equate- सारे वेरियस चीजों के लिए अप्लाई होता है सर फिर ये तो हर एक केस के लिए अप्लाई. दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑलवेज, बट this is applicable only in a particular case when mass is constant. So be clear, be sure and never get confused about it कि F is equal to ma. अगर कोई बोल दो यार ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, ये 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, 7th में पढ़ाई जाती है, अपन लोग 10th में आ गए. अपने से थोड़ी क्लैरिटी से बात करो, इज्जत से बात करने. क्लियर? सर ये थर्ड जैसे स्टेप में कौन सा लॉ यूज किया था डिफरेंशिएशन का?
ये वाला Product अच्छा rule. dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आते हैं, अब इन चीजों पे भी आते हैं। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड देम क्लियरली राइट So नाउ। product rule now, dm by dt, m into dv Yeah. by dt plus v into dm by dt. This is called product rule in differentiation. This thing So is called product rule in differentiation. I will make you understand them. अभी आपको कैलकुलस नहीं आती है, अभी आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अभी आपको बस इतना बताया कि मोमेंटम में चेंज आने के लिए देयर कैन बी टू चेंजेस, मास कैन चेंज, वेलोसिटी कैन चेंज. If velocity is only changing, mass is not changing, then F is equal to ma. If mass is also changing, then you cannot apply F is equal to ma. This was what I wanted you to register. Okay, this is a particular case. Right now, I am okay if you don't know the meaning of these terms, dm, dv. No, over here d is delta or it is derivation. D is delta, right? D is delta. So small Change in- change. So when I say delta P divided by delta T, I say change in momentum upon time taken. When Rate this of change of delta is momentum. tending to zero, when it is very small, we say if I put a limit, delta T tends to zero. If it is very small, then we call this term as dP by dt. Then it is differential term. We'll come to this. I'll make you do questions based on this. ये करेंगे हम. अभी आप बस समझिए कि सेकेंड लॉ ट्रूएस्ट फॉर्म में क्या है. ये है, ये है सेकेंड लॉ, ये नहीं है. और ये एक सब केस है, ये एक पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल है जब आपका मास कांस्टेंट है. बस ये रजिस्टर कर लीजिए. यस, यू वांट टू से समथिंग? सर आई हैड अ डाउट, एक बार वो दोनों लीनियर मोमेंटम और फोर्स के डेफिनेशंस एक बार बस रिकैप कर सकते हो, एग्जैक्ट वर्डिंग? थोड़ा सा लाउडली बोलना है आपको. आपने वॉल्यूम कम किया क्या? सर लीनियर मोमेंटम और फोर्स के एग्जैक्ट डेफिनेशंस एक बार फिर से बता सकते हो प्लीज? अच्छा ठीक है, श्योर श्योर श्योर, इट इज वर्थ. ये सारा कॉन्सेप्ट आपका बेसिस है जिससे पूरी मैकेनिक्स होगी, पूरी 11-12 तक की होगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. पे अटेंशन. There is a thing called linear momentum, P. P is defined as mass into velocity. Now, let me give you an example of how linear momentum and force are connected. So please understand this. Linear momentum, कैसे आपको इसको समझाना चाहता हूं मैं. देखिएगा, अलर्ट रहिएगा एंड अटेंटिव रहिएगा. हमने डिफाइन कर दिया है फोर्स को. फोर्स of acting on a system, external force acting on a system is equal to, how do we define it? Change in momentum upon time taken. यानी कि rate of change of momentum. ये लिख लीजिए आप, rate of change हाँ सर लिख लिया. rate of change of momentum. Now let me make you understand this थोड़ा सा. और आप सब लोग ना अटेंटिव रहिएगा बस. एक क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बैट है. एक बॉल आई हॉरिजॉन्टली ऐसे. इस बॉल का मास है रफली कितना होता है? 0.2 kg बोल दूं, 0.1 kg. एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर इज थ्रोइंग इट, और वो हॉरिजॉन्टली जा रही है. बस ये मान लीजिए. वैसे तो वो गिरती हुई नीचे जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर अज्यूमिंग इट गोज हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 100 मीटर्स पर सेकेंड. ऐसे गई इधर. ध्यान से देखिएगा. अब एक क्रिकेटर है, कोई मेरे जैसा बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसने क्या किया भाई, बॉल को हॉरिजॉन्टली ही मारा. ये सब यहाँ पे हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रहा है. वर्टिकली उसने हिट नहीं किया, उसने बिल्कुल जिस लेवल पे आई उसी लेवल पे वापस भेजा और पूरा जम के बल्ला मारा. और बॉल जो है ना, कोलिजन के बाद इधर चली गई, टकराने के बाद. एंड बॉल इधर गई 200 मीटर पर सेकेंड से. इतनी जोर से मारा उसने इधर टुवर्ड्स राइट. और पता है ये जो कोलिजन हुआ ना बैट का और बॉल का, ये कोलिजन में ना जब यहाँ पे टकराई थी, उस कोलिजन में जो टाइम लगा ना, टाइम वो था 0.01 सेकेंड्स. इतने टाइम के लिए कोलाइड की थी बॉल बैट से. यानी कि डेल्टा टी या टाइम टेकन जब कोलिजन हुआ वो इतने सेकेंड्स था.
नो यू हैव टू टेल मी बैट ने बॉल पे कितनी फोर्स लगाई। अगर मैं 3000 न्यूटन। अगर मैं सिर्फ मोमेंटम कैलकुलेट कर लूं ना बॉल का, फाइनल एंड इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल विल टेल मी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी द फोर्स जो बैट ने बॉल पे लगाई। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Now tell me what is the initial momentum of the ball? हमें डायरेक्शन भी -100 मालूम है। अब देखिए 10 Newton meter per second. 10 Newton. अभी Minus आप 10 Newton meter. Minus अभी 10 Minus आप 10 मुझे Newton. बताइए, all of you will end up making mistakes. Minus So 100. I want to do it. I want to take the pain of doing it myself and make you understand the systematic approach to do such questions. Intuitively, verbally नहीं करना है। देखते हैं कैसे। मैं इस डायरेक्शन को ले लेता हूं कि भाई ये मेरी x डायरेक्शन है, इसे ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये y डायरेक्शन। अभी x में ही मोशन हो रहा है तो x डायरेक्शन को लेते हैं। Now tell me, any vector in the positive direction will be I cap. Any vector in opposite direction will be minus I cap. So Yeah. can you tell me, can I write the initial velocity, initial momentum of this ball क्या होगा? Initial momentum. minus 10 Newton meter per second. 10 I cap, Newton. J cap में, I cap में बताना है। Minus It will be 10 mass Newton I cap. meter per second I cap. into velocity. Velocity will be Minus 100. I cap. Yes. ये इनिशियल मोमेंटम है और मैंने इस मोमेंटम वेक्टर को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लिखा है, तो जिससे अब ये जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वेक्टर की ही प्रैक्टिस हो रही है, बट रियल लाइफ में उसको रिलेट कर रहे हैं कि बॉल का मोमेंटम इतना है। ठीक है, उसको मैंने आई कैप में लिख लिया। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर बैट ने उसे हिट कर दिया? फाइनल मोमेंटम को मैं कैसे लिखूं? 0.1 into plus 200 I. Plus ये 200 इधर I जा cap. रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, Plus minus 20 नहीं होगा। Newton meter per second. Yes. 0.1 mass into velocity. Velocity is now 200 I cap. 200 meter per second into I cap. Yes or no? Yes, sir. What will be So, the but units? won't the mass be kg 100? meter per second. यहाँ पे भी units क्या होंगी? kg meters per second. Yeah. Tell me, what are you saying? I was telling him we had to convert the mass to kilograms that you wrote the unit as kg meter per second. I didn't get it. क्या कह रहे हैं आप? फिर से repeat करिए। But I was telling him we had to convert the units to mass, but then I saw you wrote it as kg meter per second. It's okay. It's okay. वो सब छोटी चीजें हैं. Let's understand the concept first. Now, can anyone tell me how do we define change? Change in anything is final value Final minus minus initial initial value. Initial value. So change in momentum will be delta P will be equal to final momentum minus initial momentum. What will that be equal to? 200 minus 100 is equal to 3 plus 300 I cap. So 0.1 into 300 I cap will be how much? 3 Newton. 3 Newton. 3 नहीं, 30 kg meters per second. ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, आई कैप। ये होगा कैसे किया हमने? फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो गया 0.1 into 200 minus 100, that will be 300. 300 Sir, I the cap final into answer 300. is 3000. Don't tell me the final answer, रुको. This is the change in momentum. Now, change in momentum divided by time taken, delta t, will be what? Force. 30 into This will 100. be the force, yes. I cap. External force which the 3000. bat applied on the ball. And this comes out to be 3000 3000 I cap. 3000 Newton I cap. So this will be the force which the bat exerted in the positive direction of x-axis. Now it is a question which I made you do to make you understand momentum, change in momentum, and how do we define external force in terms of rate of change of momentum. Please note it down. Everyone should note it down, understand it. And when we will be doing collisions in detail, we will be learning a lot more about collisions later.
Right now, I want you to get introduced and understand this real life thing. कि एक बॉल जब बैट को आके हिट होती है तो क्या चीज चेंज हो रही है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है, डायरेक्शन से क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की भी क्लैरिटी देगा। इसलिए आई वांटेड यू टू गेट अ फील ऑफ हाउ डू वी डिफाइन external force on a system is equal to rate of change of momentum of the system. Here, you could have done it with mass into acceleration also. But fortunately, because mass of the ball remained constant. So if you would have done it by change in velocity, found the acceleration, final velocity minus initial velocity, you would have still got the same answer. But if mass is changing, then you have to stick to this definition only. Rate of change of momentum, and we will be doing those cases also. थोड़ा सा आपको वेरिएबल मास के केस में कैलकुलस की एप्लीकेशन होती है, उसे जब सिखा देंगे तब वो सब कराएंगे, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ अच्छे से समझी, मोमेंटम समझा। नाउ थर्ड लॉ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? Every action is an action has equal a- and opposite reaction. Every action is an equal and opposite reaction. न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कि भाई अगर कोई भी बॉडी पे कोई भी आप फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी उस दूसरी बॉडी पे, मान लीजिए ये एक बॉडी है ए और ये है दूसरी बॉडी बी, तो ए अगर बी पे कोई फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए इसने इसे इधर पुश किया विद फोर्स N1, उसे नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूं, तो ये इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा N1। नाउ आई हैव अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, action and reaction forces, they are equal and opposite, yes or no? Yeah. Yes, sir. They are equal and opposite, yes or no? Yes. Yes, sir. So they should cancel each other. No, but They they act are on on opposite other bodies. different They objects. act on Different bodies. different objects. Lovely, lovely, lovely. I am very happy with the answer. Those who have not understood abhi kya discuss hua hai, please pay attention. Now, एक छोटी सी कहानी समझिए। There is a man A, there is a man B, there is a man C. Man A gives 100 rupees to this and takes back 100 rupees. तो नेट उसने कितने पैसे दिए बी को? क्विकली बताइए। Zero. एक आदमी ने Zero. जीरो, नेट जीरो। अब ए ने, अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, ए ने बी को 100 रुपीज दिए और सी से 100 रुपीज वापस लिए, तो विल दीज 2 रुपीज गेट कैंसल्ड? No, sir. नहीं, बिकॉज इसको दिए और इससे लिए हैं, तो इनके तो एक पे 100 एक्सेस हो गए और एक पे 100 कम हो गए। सो two forces will cancel when they will act on same body. Net अगर वो rupees is constant, no, but ए का कांस्टेंट रहेगा, तो ए ने जो दिए और जो लिए, वो ए पे तो आपने स्टडी किया ना कि उस पे जो हुआ ट्रांजैक्शन वो पूरा स्टडी किया। बट अगर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए ए और बी में नहीं घुसते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मुझे इस बॉडी का मोशन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स आएगा, अभी पहले ये समझिए, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। सो अब ये बताइए, विल देयर बी सम एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन बी एंड द टेबल आल्सो, जो टेबल है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. mg and r. Normal. तो अगर ये N2 है, टेबल ने इस पे ऊपर पुश किया N2 से, तो ये नीचे टेबल को पुश करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, ये करेक्ट है? yeah. Yes, अगर sir. टेबल ने इसे ऊपर पुश किया N3 से इस ब्लॉक को, तो ये टेबल को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से नीचे पुश करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is there a gravitational force also acting? Yes. Yes. Yes, sir. Earth is pulling both the bodies नीचे, and अगर इसका मास है M1 तो M1G फोर्स नीचे, और इसका मास है M2 तो M2G. M2G। Very good. All of you are understanding it. Now,
If suppose I am applying a force F in this direction, which is say 100 Newton on this block in horizontal direction. And now I want to study this motion. There is no friction anywhere. So when I want to study the motion of A, I have to draw the diagram of A separately. I will draw it separately for clarity, for the sake of clarity. Actually, they are connected in touch with each other. But I am making a free body diagram of A and I am going to mark all the forces. Should I mark the force acting on A due to gravity by the earth M1G? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Mark N3 upwards which the table exerted on this. Yes or no? Yes, sir. Should I mark this force N1 which this block exerted on this in this direction? Yes, sir. Yes. Should I mark the 100 Newton force which is acting on it in this direction, horizontal direction? Yes, sir. These are the four forces acting on A. Now, when I want to study the motion of A, I will mark all the forces which are acting on A. And they will define the net force acting on A and they will define its motion. Why did I not mark this force for A? Because it's not acting on A. It is on B. This is not acting on A, this is acting on B. Because A exerted this force on B. So this force, because it is acting on B, I will draw it in the free body diagram of B, not A. Why did I not mark N3? Niche wala. It's acting on the It's ground acting and on the eventually ground. on the Because earth. this force, niche wali, is exerted by A on ground, on table. So this force is acting on ground, on table, not on A. This ground exerted a force on A, which is N3 upwards, action and reaction are equal. So I marked this N3, not this N3. Are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying, everyone? Yes, sir. Yes. So now, these forces which are acting between the two contact surfaces, this is called normal reaction. This is called normal reaction. This is called normal reaction. And I just explained to you a force which is acting perpendicular to the surface at the point of contact where two bodies are in touch with each other is called the normal force, normal reaction force or normal force. And when we want to study the motion of a body, we will make a free body diagram of the body. Free body diagram का मतलब है कि आप body का diagram draw करेंगे. अच्छा, अब can anyone help me with the free body diagram of B? Let me see how many of you can draw it correct. चलिए, करके दिखाइए. Sir, N1 towards the right. N1 to the, yeah, to the right and N2. Sir, N3, N2 upwards, MG downwards, and Let's see. 100 let's Newton see, right. let's see. 100 newtons won't come. Let me draw B. And you have to help me with all the forces acting on B due to others. बताइए कौन कौन सी? Sir, MG and N1 reaction towards the force. right. M2G and the reaction ये force. वाला N1, N2, yes. M2G, yes. Earth is pulling it down. This is acting on it due to Earth. Any other force? No. 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 ये free body diagram of B. Very good. Those of you who are understanding it are on the right track and I am extremely happy with you people. So ये बड़ा important part चल रहा है और ये आप 10th में भी और 11th में भी और 12th में भी when you will be preparing for competitive exams, ये free body diagram is something which people don't understand, find difficult और उनको वो समझ में ही नहीं आता है कितना भी explain करो. I have seen a lot of such cases. So those of you who are understanding it, trust me, doing great. This is normal force, contact force. Now, I want you to understand what is tension. Now pay attention. Sir, sir, can you define normal force once again? Whenever there are two bodies touching each other and there is a contact between the two,
they will exert a force on each other. That force will be pushing force in nature. ये इसे push करेगी, A और B bodies, A will push B, B will push A. सर ये तो ऐसे हमने लगती- ड्रॉ किया था ना पिछले बार। हाँ नहीं, ये बच्चा पूछ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल फोर्स है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस and they exert a force on each other. This is called a normal force, a force perpendicular to the common surface. Similarly, you will have a normal reaction here, N2. तो ये अर्थ पे इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फोर्स यहाँ लगाएगी. Similarly, you have N3, which is acting on A due to table. टेबल पे ये नीचे लगाएगी. तो इन फोर्सेस को बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस. ये क्लियर हो गया भाई? सर इधर n1 का वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? We will come to that. अभी तो फोर्सेस से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है. अब आगे चलते हैं. अब हम आ रहे हैं टेंशन पे. अभी थोड़ी देर में we'll be doing all these forces and इनके ऊपर based questions. Right now just be a little patient. Tension, string. Suppose I have a block here and I have another block here. And suppose these two blocks are connected by a string. And I start pulling this block with 100 Newton. Suppose this is say 10 kg, this is say 5 kg. Now, there'll be some force in the string. And that force in the string will be tension. That is called tension force. And we will always draw two arrows pointing towards each other to represent that force. And why these two arrows? ये मैं अभी समझाता हूँ. अब पहले आप समझ लीजिए. So I have asked the student to stay back in the class just for this. Back दिखाइए. So if I have a string in my hand and Sir, I- when we do sums of tension, we always assume that the string is massless, right? वो अभी आएंगे बेटा, उस पे आ रहे हैं. आइए. And it's an internal. ये देखिए, अगर ये स्टूडेंट और मैं यहां से पकड़ लो स्ट्रिंग को. यस. अब आप मुझे, अगर हम एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करें, कैन वी पुश थ्रू द स्ट्रिंग? वी कांट पुश ईच अदर. तो जैसे ही टेंशन जीरो होगी, स्लैक आएगा, वैसे ही उसमें फोर्स जीरो हो जाएगी. लेकिन इफ वी ट्राई टू पुल ईच अदर, तो टेल मी वन थिंग, my force acting on the string is in which direction? The force which I am exerting on the string. किधर है? Towards मेरी your, towards you. जो in opposite direction only. स्टूडेंट की फोर्स उसकी तरफ है, वो उधर खींच रही है, मैं इधर खींच रहा हूं. राइट? राइट? नाउ ये स्ट्रिंग मुझे किधर खींच रही होगी? ये मेरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी. स्ट्रिंग को तो शील को पुल In her direction. मुझे इधर खींचेगी स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को इधर खींच रहा हूं. Am I right? To every action there is equal and opposite reaction. My force is pulling force. मैं इधर खींच रहा हूं, तो स्ट्रिंग मुझे अंदर की तरफ खींचेगी. Are you clear? Yeah. Yes, sir. Same way, स्ट्रिंग उसको किधर खींचेगी? उसको भी अपने अंदर की तरफ खींचेगी. Because the student is pulling the string towards her. Are you getting this clear? Yes, sir. Now, that is the reason I have marked two arrows towards each other, pointing towards each other, and I am saying this tension force, जो इसमें force है string में, अगर मैं यहाँ से कट नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ कर लूं, इस बॉडी पे तो T फोर्स इधर लग रही होगी और इस बॉडी पे T फोर्स इधर लग रही होगी. तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन का हमने समझा था कि भाई इसे समझ लेते हैं, ऐसे ही टेंशन को समझ लीजिए आप. तो टेंशन जो इस पे लग रही है, इस बॉडी पे, वो लग रही है इधर. ये बॉडी स्ट्रिंग को इधर खींच रही है, स्ट्रिंग इस बॉडी को इधर खींच रही है, और इसलिए हमने ये वाली फोर्स ऐसे दिखा दी कि रस्सी में जो फोर्स है टेंशन, इस बॉडी पे इधर लग रही है टी, और इस बॉडी पे किधर लगेगी टेंशन फोर्स? क्विक बताइए. आगे की तरफ. आगे की तरफ. हैव यू गॉट दिस क्लैरिटी अबाउट टेंशन? Yes, sir. So whenever there is a string and you want to mark tension, you will make two arrows pointing towards each other and you will know कि इस बॉडी पे इधर लग रही है, इधर, और इस बॉडी पे इधर लग रही है.
ये क्लियर हो गया सबको टेंशन के बारे सर में? तो टेंशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? टेंशन is the force acting in a string. तो अलग अलग स्ट्रिंग के लिए टेंशन का अलग अलग वैल्यू होगा। अलग अलग ईच स्ट्रिंग का अलग होगा ना सर? यस, ईच स्ट्रिंग जो डिफरेंट स्ट्रिंग होगी उसकी टेंशन डिफरेंट होगी। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। अभी करवा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक तीसरा ब्लॉक रख दिया और अब मैंने बोल दिया इसको खींच रहा हूं, इसको भूल जाओ, ये कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग। अब इसमें जो टेंशन होगी T1, दिस विल बी डिफरेंट टेंशन, ये होगी T2 एंड we'll find out the value. Is that clear? So if the string remains the same, tension remains the same. If the string changes, if it is a different string, tension is different. Tension is the force acting in a string which pulls both the connecting bodies, both the connecting or connected bodies towards its center. और ये हम यंग्स मॉड्यूलस टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है। shear stress, shear strain, longitudinal stress and longitudinal its center, ये सब धीरे धीरे आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी तो इनकी बस क्विक ये समझ के और क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एंड यहाँ पे आई एम टेकिंग massless string, massless and inextensible ना तो ये स्ट्रिंग खींच सकती है लाइक रबर, और ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। आइडियल स्ट्रिंग के लिए ये दो अजम्पशंस हैं, मासलेस स्ट्रिंग यानी कि उसका कोई मास नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल यानी कि वो रबर की तरह खींचेगी नहीं। उसका यूज क्या है, अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो इसकी भी एक्सेलरेशन ए होगी, वो तभी होगी जब ये इनएक्सटेंसिबल हो। अगर ये खींच नहीं सकती, अगर खींच सकती है तो इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन में रिलेशन मुश्किल हो जाएगा, हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमने ये assumptions लिए, massless, inextensible, और ये perfectly elastic. Perfectly elastic. हाँ, perfectly elastic. No, नहीं elastic. हाँ, correct. Now, force exerted by a spring. तो ये यंग्स मॉड्यूलस कहाँ यूज होता है? यंग्स मॉड्यूलस कहाँ यूज होता है सर? Pardon बेटा, फिर से बोलो। सर यंग्स मॉड्यूलस कहाँ भी यूज होता है? नहीं, अभी नहीं। अभी आपको न्यूटन्स लॉज और फोर्स वो सिखाया जाएगा, अभी यंग्स मॉड्यूलस और वो सब नहीं होगा। बट हाँ, रस्सी या वायर जब हम खींचते हैं और हम बारीकी में पढ़ना चाहें, अभी तो हमने मान लिया मासलेस इनएक्सटेंसिबल, बट अगर हम वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ना माने तो हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यंग्स मॉड्यूलस, वो आगे 11th में चैप्टर है, अभी नहीं। फोर्स एक्सर्टेड, हाँ सर हम टेंशन फोर्स को स्ट्रिंग को काट के फील कर सकते हैं ना? जब दो बॉडी कनेक्टेड है तब स्ट्रिंग को कट करता तो काटते नहीं है, काटते नहीं है, काट दिया तो वो जीरो हो जाएगी फोर्स, उसमें टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाएगी। सो वी डोंट एक्चुअली कट इट, हम बस उसे इमेजिनरीली ड्रॉ करते हैं, ऐसे कट नहीं करते हैं। गुड गुड गुड। नाउ इफ देयर इज अ मास, नहीं सर, पर जैसे अगर दो लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं और हाँ, अगर रस्सी को बीच से काट दिया जाए तो दोनों अपने वो रिस्पेक्टिव साइड पे सर केवल गिर जाएंगे सर। गिर जाएंगे, दे विल, एंड रस्सी में टेंशन फोर्स इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगी। ठीक है Sir, is tension same throughout the string or it is different? फिर से बोलो। Sir, is tension same throughout the string or it is variable? It is same. If it is massless, it is same throughout the string. Now we are coming to force by a spring. Please pay attention. If there is a mass kept on a frictionless surface, there is a spring with spring constant K. How do we find forces in such cases? ध्यान से देखिए, अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यानी कि जो उसकी नेचुरल लेंथ है, there will be no force in it.
इफ आई नाउ कंप्रेस दिस मास, थोड़ा सा अंदर ले आया और मैंने इसे कंप्रेस कर दिया से x डिस्टेंस, ये जो कंप्रेशन है ये है x, तो स्प्रिंग की फोर्स होती है, फोर्स इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लिख लीजिए। अगर x आपने लेफ्ट की तरफ रखा तो स्प्रिंग की फोर्स किधर लग रही होगी, इस ब्लॉक पे। आपने इसे कंप्रेस किया तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, बताइए। It wants to move it towards its normal position, so towards right. towards right. ऐसे ये होगी, और के एक्स मतलब जिस डायरेक्शन में हमने खींचा उसकी उल्टी तरह पे फोर्स लगेगा। यस, तो x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो स्प्रिंग उसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर आपने इधर कंप्रेस किया तो बाहर की तरफ पुश करेगी, और एलोंगेट किया, खींचा, राइट साइड पे गए तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। सर वो स्प्रिंग के ज्यादा कॉइलिंग से के चेंज होता है ना? K is called spring constant, proportionality constant है। देखिए, force in a spring is proportional to the displacement, compression या elongation जो दिया गया है। अब वो जो proportionality constant है उसको हम बोलते हैं kx। सर इसमें सर ना वो के डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग ना? हाँ सर के तो वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है ना, अलग स्प्रिंग का अलग के होगा। यस यस, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग, वो नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग है। सो हर स्प्रिंग के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या के जो है ये डिफरेंट होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जिसको मूव करा रहे हैं, अगर उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर। व्हाट डू आई मीन बाय रीस्टोरिंग इन नेचर, इसे समझिए। सर रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। मैं बताता हूं। अगर ये एक बॉडी है और ये एक स्प्रिंग है नो, और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया हमने, यहां दीवार है और इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया और इसे कंप्रेस करके एक्स यहां आ गया, मैं एक्स आगे आ गया, ये पॉइंट। अब क्या हुआ है, अब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, और वो होगी, इसने कंप्रेस कर दिया है तो स्प्रिंग वापस इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाह रही है, तो इट इज रीस्टोरिंग इन नेचर। समझ रहे हैं आप? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही है इस तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, so it is trying to bring it back to its original position. That's why we say spring force is restoring force. और सर अगर स्प्रिंग अब अगर यहां से जब ये पुश होके आएगी और मान लो ये बॉडी इधर आ जाए x1, तो लेफ्ट साइड पे आ गई, तो स्प्रिंग अब किधर फोर्स लगा रही होगी इस पे? Towards right. If it टुवर्ड्स राइट, oscillate होते जाएगा, तो वो वापस से फिर इसे वापस लाना चाह रही है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो स्प्रिंग की जो फोर्स होती है वो ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर होती है, कि भैया मैं रीस्टोर करना चाहती हूँ, जो आपकी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है मैं आपको वहीं पे रखना चाहती हूँ। सर ये हमेशा यही होता है क्या कि हम ओरिजिनल पोजीशन से x1 खींचेंगे तो वो जब रिटर्न जाएगा स्प्रिंग के फोर्स से तो x1 ही डिस्प्लेसमेंट होगा उसका? यस, हाँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। बट अब जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी और वो सब भी करेंगे हम। अभी आ रहे हैं, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, वी आर जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। सर इसके फोर्स एक्सर्टेड में जैसे माइनस के वो कभी प्लस होता है कि अगर ऊपर वर्टिकल में? ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर कंप्रेशन हुआ है तो बाहर पुश कर रही होगी और एलोंगेशन हुआ है तो अंदर पुल कर रही होगी, सो इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू द। सर एंड x वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट ना? यस यस यस, अभी आएंगे। अगर मैं कई स्प्रिंग्स देखिएगा, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, रुकिए। ये देखिए सर ये एक ब्लॉक है, मैंने एक स्प्रिंग इधर दे दी और एक दूसरी स्प्रिंग इधर दे दी। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, ये मास m है। अब मैंने इसको राइट साइड पे x डिस्प्लेस किया, x1, तो बताइए जरा इस स्प्रिंग की वजह से किधर फोर्स लग रहा होगा और कितना?
लेफ्ट साइड Left. लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड लेफ्ट साइड पे लग रहा होगा और कितना K2 K2 माइनस K2 K1 X1 और इस वाली स्प्रिंग की वजह से कितना लग रहा होगा और किधर K1 X1 K1 ये इसे पुल कर रही होगी, ये एलोंगेट हो गई, सो दिस विल बी K1 X1। दोनों की फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रही है और वो नेट फोर्स हो जाएगी K1 प्लस K2 इंटू X1। ये फोर्स होगी बाय बोथ द स्प्रिंग्स। सर इसमें माइनस नहीं आएगा, माइनस के? हाँ मतलब अगर मैं X1 को राइट ले लूं तो फोर्स जो लग रही है ये लेफ्ट लग रही है, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड पे आ गया था। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी माइनस K1 प्लस K2 और X टुवर्ड्स X1 जो है टुवर्ड्स राइट थी, तो X1 वेक्टर के ऑपोजिट साइड में माइनस लेफ्ट में लग रही है। बी क्लियर? सर तो फिर restoring force is always negative. यस, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, रिस्टोरिंग का वर्ड का मीनिंग ही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ तो वो लेफ्ट में लग रही होगी और लेफ्ट में हुआ तो राइट में लग। तो जो K2 जो ये स्प्रिंग K2 ब्लॉक पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? दोनों की फोर्स मैंने दिखाई तो है। K1 थोड़ा देखिए, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, ध्यान से देखिए। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो कंप्रेस होने पे ये वाली स्प्रिंग जो है K2 ये इधर पुश करेगी विद K2x। ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है तो ये एलोंगेट होके अपनी तरफ अंदर खींचेगी तो ये हो गई K1x और तो दोनों रिस्टोर हो जाएगा वापस। यस यस, ओके ओके समझ आ गया। अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं, अब फ्रिक्शन और फिर सारे क्वेश्चंस, सारी फोर्सेस के मिक्स जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपकी टेंथ में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और ये हल्का हल्का है, जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो रियल मजा आने वाला है एंड यू विल एंजॉय इट। और अभी थोड़ी सी और चीजें हैं जो सिखानी है इंक्लाइंड प्लेन पे और ये, एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। ये 11th में भी यही पढ़ाया जाता है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना। ये भाई अजीब है, 8th से दे स्टार्ट, दे वांट यू टू गेट फेमिलियर विद दीज टर्म्स। हर ईयर थोड़ा सा लेवल बस बढ़ाना शुरू करते हैं कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में आ जाए और बच्चे को 12th तक आते आते ये फंडे क्लियर हो जाए। सो यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी नाउ एंड बाय द टाइम यू विल एंटर योर 11th भाई 10th में ही। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको 10th में चैंप बना दूं और साथ में जब ये टॉपिक्स को हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे तो जब 11th में आप जाएंगे आपको पता चलेगा आपका 30-40% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स द confidence that I will generate, I will try to generate in you. Good. Thank you so much, bachcho. Take care. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir.